नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सनातन धर्म पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि सनातन धर्म पर एक के बाद एक विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर निशाना साध रहे थे। उसके बाद उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दिया। हालांकि अब इन सनातन विरोधियों की लिस्ट में बीजेपी सांसद मेनका गांधी भी शामिल हो गई है। दरअसल मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूरी संस्था को एक बड़ा धोखेबाज कहा है। साथ ही ये आरोप लगाए हैं कि वो अपनी गौशालाओं से गाय को देश के कसाईयों को बेचते हैं। इन आरोपों पर अब इस्कॉन की तरफ से सफाई पेश की गई है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को झूठे और बेबुनियाद बताए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या मेनका गांधी बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रही है? ये सवाल सिर्फ मेनका गांधी का नहीं है। मेनका गांधी क्यों ऐसा कह रही हैं, इसकी चर्चा पहले बाद में करें, लेकिन ये सोच ले कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एक करके सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां, विवाद पैदा किया जा रहा है, उसमें कई तरीके से इसको बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही वो सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही वो हिंदुओं के खिलाफ होने से ज़्यादा बड़ा ये था कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई। रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाया और क्या कहा, रामचरितमानस में जो निम्न जाति के लोग हैं उनके बारे में गलत टिप्पणियां की गई है। महिलाओं के बारे में तो सारे धर्मों की बात की जाती है कि दबाने की कोशिश की गई, असमानता की बात कही गई। लेकिन इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया, एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, एक ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की और ये सोचा कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए हिंदुओं के बीच एक ऐसी रेखा खींचो कि आपस में ये लोग भिड़ जाएं और इससे फायदा पॉलिटिकली हो। ये जितने भी नेता हैं, इन लोगों को लेना देना न धर्म से है न संस्कृति से है। इन लोगों को लेना देना है अपने खिसकते हुए आधार से, क्योंकि इनका आधार खिसक गया है और ये सोच रहे हैं कि इस आधार को फिर से मजबूत करने के लिए हम एक नया तरीका अपनाएं और उसमें जब तक हिंदुओं के बीच फिर से ये जातीय आधार पर बंटवारा नहीं किया जाएगा, तब तक ये जातिवादी राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति ही देखें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो फिर मुलायम सिंह यादव ने जब पार्टी बनाई, बराबर इन लोगों का कहना था ये लोहियावादी हैं, ये समाजवादी हैं। लेकिन क्या समाजवाद में इस बात की इजाज़त देता है कि आप यादवों की पार्टी कहलाएं, सिर्फ ओबीसी की बात करें? समाजवाद में सवर्ण नहीं आते हैं। दिक्कतें वहीं से हुई थी। उसके बाद मायावती एक दलित पार्टी बनाई, दलितों के लिए हम काम करेंगे। तो क्या दलितों के अलावा दूसरी जातियों के लिए आप काम नहीं करेंगी? दलितों की बात करके उस समय जातीय आधार पर इन लोगों ने राजनीति आगे बढ़ाई। कांग्रेस के समय में क्या होता था, कांग्रेस भी जातीय राजनीति को आगे बढ़ाती थी, लेकिन इसके लिए वो हर जाति का एक नेता क्षेत्रीय छत्रप के तौर पर पेश करती थी। उत्तर प्रदेश में ये होगा, बिहार में ये होगा, और ये 2-3 जातियों को टारगेट करके उन नेताओं के आधार पर उस जाति का वोट लेने की कोशिश करते थे। लेकिन जब कांग्रेस से धीरे धीरे लोग नाराज हुए और क्षेत्रीय पार्टियां बनी तो ज़्यादातर ओबीसी की, ज़्यादातर दलितों की बनी और इन लोगों का जातीय आधार खिसकना कब शुरू हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी उभरना शुरू की और उसमें उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने और उसके बाद दूसरी बार चुनाव हुआ 2022 में विधानसभा का, 2019 में लोकसभा का, तो इन लोगों को लगने लगा कि हमारा तो दलित कार्ड भी फेल हो गया, ओबीसी कार्ड भी फेल हो गया, क्योंकि जो वोट परसेंटेज थे, वोट के दायरे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो जाति आधार पर नहीं थे, वो उसका विस्तार हुआ।
कुछ काम के आधार पर और कुछ सांस्कृतिक रक्षा के आधार पर, धर्म की रक्षा के आधार पर दे रहे थे। इसीलिए मायावती जिस दलितों की बात करती है, उस दलितों में से 60% ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ओबीसी वोट भी गैर यादव ओबीसी की बात अगर करें, जो यादव के अलावा ओबीसी जातियां हैं, उसमें से 60-70% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। 30-40% इधर उधर बिखरे रहे। यादवों में भी भारतीय जनता पार्टी को 20% प्लस वोट मिले थे। अब इन लोगों को लगा कि फिर से अगर जातीय आधार पर हिंदुओं को न बांटेंगे, इस गहराई तक नहीं जाएंगे, तो फिर संभावना इस बात की नहीं है कि हमारे अस्तित्व को बचाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी हमें निगल लेगी, एक तो काम के आधार पर और दूसरे संस्कृति और धर्म के आधार पर। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उभरे और दक्षिण भारत में जो द्रविड़ मूवमेंट चलता था, जो हमेशा सनातन को टारगेट किया जाता था, वहां भी ओबीसी और दलित के आधार पर ब्राह्मणों के विरोध में, वो ब्राह्मणों का विरोध करते करते इन लोगों ने सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि अचानक से मेनका गांधी कैसे इस्कॉन के ऊपर हमला करने लगे। इस्कॉन के ऊपर हमला यानी कि हिंदुओं के ऊपर हमला है। इस्कॉन कोई सामान्य संस्था नहीं है। अगर मेनका गांधी को इसके इतिहास के बारे में पता होता तो जानकारी लेती कि यूएसएसआर, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस हुआ करता था, वो यूएसएसआर के विघटन में एक कारण बताया जाता था कि ये कम्युनिस्ट देश जो थे ये धर्म से दूर रहते थे। लेकिन इस्कॉन जैसी संस्था जब यूरोप में पहुंचा, पश्चिमी यूरोप के साथ साथ पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में भी इस्कॉन का प्रभाव बढ़ा और वहां हरे राम हरे कृष्ण के नारे जो लगने लगे। आज भी पूरे यूरोप में अगर सनातन धर्म को मानने वाले ज्यादातर यूरोपियन हैं तो वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। जो विदेशी हिंदुस्तान आते हैं वो इस्कॉन से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वो जाते हैं वृंदावन, वो जाते हैं मथुरा, इस्कॉन टेम्पल में भी जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में अगर सनातन संस्कृति को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में किसी ने भूमिका निभाई है तो वो है इस्कॉन। और इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है कि यूरोपियन लड़कियां, लड़के सब अगर हिंदुस्तान आते हैं तो उनका ड्रेस पहनने का कपड़ा और उनके जुबान हिंदी बोलना और उसके बाद हरे कृष्णा हरे राम बोलना, गीता हाथ में लिए रहना, गीता बेचना, ये सारी चीजें जो है वो इस्कॉन की महत्व को, उसकी भूमिका को दर्शाता है। अब मेनका गांधी का जहां तक सवाल है, ये तो पता है कि मेनका गांधी का भारतीय जनता पार्टी में अब कोई उनके लिए जगह नहीं है। मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को ये बता दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कि 2024 में आपको टिकट भी नहीं मिलेगी। इसलिए वरुण गांधी भी मैदान में आए थे। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर, मंदिर के आधार पर, राम के आधार पर वोट मत दो। तो वोट किस आधार पर देंगे ये वरुण गांधी बताएंगे। लेकिन वरुण गांधी ने एक संत की बात जब आई थी उनके स्टेज पर, तो उस समय उन्होंने उसके बारे में कहा था कि इससे छेड़छाड़ मत करो, ये कभी सीएम बन सकता है। ये तंज था योगी आदित्यनाथ पर। वो घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जिला स्तर पर रैलियां की, सारे सांसद उससे जुड़े भारतीय जनता पार्टी के, वरुण गांधी मेनका गांधी को न जोड़ा गया और न इनसे अप्रोच किया गया। तो ये तो तय है कि ये दोनों माँ बेटा जो हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मजबूरी है क्योंकि सांसद हैं, छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे सांसदी चली जाएगी और इसीलिए ये जुड़े हुए हैं। 2024 से पहले इनको एक जगह चाहिए। और वरुण गांधी ने पिछले दिनों कुछ संकेत दिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस में भी वापसी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस में इनकी एंट्री हो नहीं सकती। वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं और ये चाहते नहीं हैं कि फिर से मेनका गांधी कांग्रेस में आए, वरुण गांधी कांग्रेस में आए। आपस में ही गांधी परिवार में कंपटीशन पैदा हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी में जाना है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो मेनका गांधी की एक मजबूरी हो गई कि अब कोई ऐसा टारगेट करो
कि वो सनातन धर्म का विरोध हो, हिंदुओं का विरोध हो और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पार्टियों में जो आजकल सनातन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की बात की जा रही है, उसमें शामिल होने का मेरा रास्ता तैयार तो क्या हो। वो हिंदू धर्म को टारगेट करके अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर कि गंदी राजनीति जो है वो विपक्ष में एंट्री का द्वार है। अगर वो जाना चाहते हैं किसी पार्टी में विपक्ष की, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए जो राजनीति की थी, अब वो राजनीति नहीं करेंगे। अगर हम हिंदुओं की बात करते थे, वो बात नहीं करेंगे। अब हम हिंदुओं का विरोध करेंगे। एक तरीके से ये सर्टिफिकेट लेना है विपक्षी पार्टी में, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में, उसमें जाने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको हिंदुओं के खिलाफ बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है, आपने कभी बोला है, सनातन विरोधी हैं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सनातन से संबंधित जो जातीय विवाद है उसमें आपकी एक भूमिका होनी चाहिए। तो ये जो सारे गुण चाहिए अभी विपक्ष में जाने के लिए, मेनका गांधी वही तैयार कर रही हैं। लेकिन ये एक ऐसा बयान उन्होंने दिया, ऐसी बात कही है जिसके बाद जो सम्मानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से विदाई होनी थी, वो सम्मानजनक तरीके से नहीं होगा। बेइज्जत करके ये बाहर जाएंगे क्योंकि इनको टिकट नहीं मिलने वाला है। आजकल मेनका गांधी और वरुण गांधी को किसी भी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में, उत्तर प्रदेश की कमेटी में, न ही वहां चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव की रणनीति बनाने वाली इकाइयों में कोई जगह मिली है। ये ऐसे ही समझ रहे हैं कि आगे 2024 में भी सांसद बने रहें, दिल्ली में कम से कम घर हो, लुटियंस जोन में हमारी एंट्री हो और हमारी पहचान बनी रहे। इसलिए इन लोगों ने एक नया रास्ता तैयार किया है। अब यही है कि 2024 तक क्या भारतीय जनता पार्टी इंतजार करेगी या पहले ही इन दोनों को बेइज्जत करके बाहर करेगी, इसकी प्लानिंग बन रही है। क्योंकि अभी अगर इस्कॉन पर हमला करते हैं और जो बात कर रही हैं, उसमें हर जगह जहां भी ये खबर जाएगी उसमें मेनका गांधी के साथ क्या लिखा होगा? भारतीय जनता पार्टी की सांसद। वरुण गांधी के सामने लिखा होता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और भारतीय जनता पार्टी को उससे अलग करने के लिए जरूरी है कि इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाएं। और इसी बात पर चर्चा हो रही है कि अब दोनों मां बेटों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और जल्द ही ये खबर भी सामने आएगी कि अब 2024 का इंतजार मत करो, पहले ही इन दोनों की विदाई कर दो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो मेनका गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है उससे उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी में अंदर ही अंदर मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर चर्चा चल रही थी कि उन्हें पार्टी में रखा जाए या नहीं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के लीक से हटकर लगातार बयान दे रहे हैं। हालांकि अब जो मेनका गांधी ने सनातन पर विवादित बयान दिया है, उससे एक बात तो साफ है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली है और सनातन पर इस तरह का बयान देने के बाद इन लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।